आ गया मैं भी। नमस्कार सभी को। हंसना मत ना, इतना क्रॉप ले लूँगा। नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे सिवा, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वादे के मुताबिक जो हमारे भाइयों और बहनों के बीच में बात हुई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाम बीएचयू या डीयू वर्सेस बीएचयू, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, स्कोर कार्ड आ चुका है, अब आगे क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, किसके एस्पेक्ट में कौन बेहतर पड़ेगा, ये होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक आंसर सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। बट मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ पैरामीटर्स रखने की कोशिश करूँगा, उसके बिहाफ पे आपको जो सही लगे कि आपके लिए जो बेहतर हो, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो कुछ बेसिक और प्रमुख सवाल हमारे पास आए थे कि इन पॉइंट्स पे आप डिस्कस करिएगा। तो सबसे पहले मैं मेरे सहपाठी का परिचय कराना चाहता हूँ। ये हमारे सीनियर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये थर्ड ईयर के छात्र हैं। तो ये मुझसे बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, तो ये आपको हर पहलू पे बराबर बराबर प्रकाश डालेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि कोई बच्चा जो 200, 150, 300, 400, एक एक हज़ार किलोमीटर से सफ़र करके आता है, चाहे वो बीएचयू जाए चाहे वो डीयू जाए, तो पहला ये होता है कि वो रहेगा कहाँ, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है। तो विकास भैया, आपसे पहला सवाल ये है कि हॉस्टल को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंड है। लॉ फैकल्टी का वैसे हॉस्टल तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत है, लेकिन लॉ फैकल्टी का कोई अपना हॉस्टल नहीं है। उनको अलग अलग हॉस्टल में दो दो तीन तीन सीट मिलती हैं। तो टोटल अगर फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलता भी है तो सिर्फ 8 से 10 बच्चों को मिलता है। आपको रहने का मतलब है कि बाहर ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, हॉस्टल नहीं मिलता है। मतलब कोई बच्चा यहाँ से अगर जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये उम्मीद पाल के ना जाए कि हॉस्टल लाइफ जीने को मिलेगा, क्योंकि 2,000 2,500 जो सीट है, 3,000, उसमें से 8, 10, 12 बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। ठीक। तो ये हो गया हॉस्टल का। अब रहने का व्यवस्था हो गया, तो ठीक है, कोई बच्चा अगर निकल के गया हॉस्टल के लिए, उसको पता चल गया वीडियो देखने के बाद कि चलो अब हॉस्टल तो मिलना नहीं, तो अपना व्यवस्था कहाँ बनाए। और कुछ प्रमुख जगह हैं जहाँ पे लॉ फैकल्टी के बच्चे रहा करते हैं, और उनकी प्राइस क्या है, रेंट का, पीजी का क्या सीन है वहाँ का। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर के आसपास कुछ जहाँ पे बच्चे रहते हैं वो कुछ एरिया है। कमला नगर है, विजयनगर है और शक्ति नगर है। और अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे तो शास्त्री नगर वगैरह है। लेकिन कमला नगर है जैसे, तो कमला नगर में आपको अगर एक रूम चाहिए तो उस रूम की प्राइस लगभग 8,000 के लगभग होगी। 8,000। और रूम तो बेसिकली मिलते भी कम है। यहाँ सिर्फ फ्लैट का कल्चर है कि आप 3-4 लोग मिलके एक फ्लैट ले लीजिए, और फ्लैट मान लीजिए आपको 25,000 का पड़ेगा, तो 4 लोग रह लो, 3 लोग रह लो। यहीं पे और गेट बंद कर देना, ठीक है, जाते हैं। फिर उसके बाद ये हॉस्टल का सीन हो गया, फिर रूम का हो गया। अब मामला ये है कि जैसे कोई बच्चे हैं बहुत सारे, और एक कल्चर वो बन गया कि वो फ्लैट लेके रह लिए, ये लेके रह लिए, वो लेके रह लिए, तो क्या इस कल्चर में पढ़ाई हो पाती है। पढ़ाई तो अगर आपको करनी है तो कहीं भी कर लोगे, लेकिन हाँ डिस्टरबेंस तो रहेगी। आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, क्योंकि अगर 5 लोग एक साथ रह रहे हैं एक रूम में, 2 से 3 लोग, और दिल्ली जैसी जगह में तो पढ़ना तो थोड़ा तो मुश्किल है ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि ठीक है, रहने का व्यवस्था हो गया, कुछ प्रमुख जगहें आप लोग को पता चल गई होंगी, पैसे कितने लगते हैं वो पता चल गया होगा। अब मामला ये है खाने का। तो खाने का क्या सीन है, जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको खाने के लिए प्रबंध करना हो एक टाइम का खाना, तो क्या चार्जेस लगेंगे, क्या पैसे लगेंगे। और अगर हॉस्टल में या फिर कहीं मेस में जाके नहीं खाता, तो अपने से बना के खाने में कितने खर्चे लगेंगे। तो अगर खुद से बना के खाना है तो लगभग वही राशन वगैरह का मान लो 2,000 रुपए के लगभग तो पर पर्सन का खर्चा सिर्फ अगर खुद से बनाएगा वो तब भी आ जाएगा। और उसके बाद अगर हॉस्टल भी है वहाँ पे, हॉस्टल में आप खाना खा सकते हो वहाँ जाके। ठीक है, रह नहीं सकते, खाना जाके खा सकते, भले हॉस्टल के हो या ना हो। ठीक है। एवरेज वहाँ पे तीनों टाइम का खाना मिलता है, लेकिन एवरेज प्राइस जो है वहाँ पे वो 100 से 110 रुपए का एक प्लेट है। हाँ, एक मतलब एक डाइट पे आपको 100 रुपए 120 रुपए खर्चे करने, लेकिन खाना एकदम बढ़िया होता है हॉस्टल का।
तो ये है। बाकी अगर मतलब जैसे बच्चे फ्लैट में रहते हैं तो वो मेड वगैरह लगा लेते हैं, तो मान के चलो कि 1200 से 1500 रुपए पर पर्सन का एक खाना बनाने वाली लेती है, और बाकी यानी आपका राशन अलग रहा। अगर 4 लोग रह रहे हो आप, तो जो मेड है वो ईच से 1,000 यानी 4,000 रुपये लेती है 4 बनाने से में। 5000 रुपए लिए। और वो 2 टाइम खाना बनाती है, 3 टाइम? 2 टाइम खाना वाली। 2 टाइम खाना बनाती है, ठीक है। और वो 1,500 2,000 आपका जो सब्जी और राशन का हो गया हाँ वो, हाँ भाई। ठीक है। यानी मोटी मोटा अगर जोड़ा जाए तो एक महीने में आपके एक्सपेंस पे कितने चले जाएंगे? मिनिमम कम से कम 10 से 12 हजार रुपए तो दिल्ली में रहने के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बाकी भी आपके अलग खर्चे होंगे, तो उस तो हिसाब ये से। बेसिक जो खर्चे हैं वो 10 से 12 होने ही होने हैं जब आप यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर की रेंज में रहोगे, ठीक है। अगला मामला उठता है जो अब बहुत ही संवेदनशील मामला है, वो है एकेडमिक को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़का कहाँ पढ़ रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मतलब एक क्रेज है, एक नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए, अब एलएलबी कहाँ से कर रहा है? LC1 LC2 CLC वहाँ से कर रहा है। तो पहले ये बताइए कि ये जो 3 सेंटर हैं LC1 LC2 CLC, इनमें एकेडमिक लेवल पे कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। कई बार तो ये होता है कुछ प्रोफेसर जो सीएलसी के हैं वो LC1 में पढ़ाते हैं, LC1 के LC2 में पढ़ाते हैं, LC2 के LC1 में पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर भी आपस में बदलते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। कोई कहीं पे गेस्ट फैकल्टी है, कोई कहीं पे गेस्ट फैकल्टी है, तो इस तरह से प्रोफेसर सारे बढ़िया हैं। पढ़ाई क्या, केस बेस्ड स्टडी होती है, तो उनकी कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं, वो उन केसेस को पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो पढ़ाएंगे आपको, जो आपको आगे जाके जब आप लिटिगेशन करते हो तो बहुत मदद करता है। वो केस बेस्ड स्टडी जैसा हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में होती है, सिर्फ वैसे ही पढ़ाई सेम उसी की तरह। और क्रेज के मामले में, एलुमनाई के बेस के मामले में CLC थोड़ा एज लगता है क्या? हाँ, क्योंकि वो सबसे पुरानी है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसको, तो जितने भी पुराने पुराने लोग हैं वो सिर्फ वहीं से हैं सब। CLC से हैं, यानी CLC में वही बन रहा है। अरे वो गेट बंद कर दीजिए। नहीं गेट बंद, अभी इसको चाहिए तो कुछ मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, बस खाना लगाइए। ठीक है, तो ये एकेडमिक हो गया कि एक बुकलेट दिल्ली यूनिवर्सिटी इशू करती है, उस बुकलेट के हिसाब से पढ़ाया जाता है विथ बेयर एक्ट, और उसको एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, ठीक है। अब ये एकेडमिक जो है ये तो अपने जगह हो गया, ठीक है, एकेडमिक अच्छा है, बेहतर है। इस एकेडमिक में एक जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हर साल चुनाव होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और LLB भी एक ऐसा कोर एरिया है जहाँ पे एक बार में 8-9 हज़ार बच्चे मिल जाते हैं जो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका मेन फोकस LLB पे भी रहता है कि एक बार में 8-9 हज़ार बच्चे मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो LLB की पढ़ाई कितनी अफेक्ट होती है इन इलेक्शंस के वजह से? क्लासें तो रेगुलर चलती हैं, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कैंपस का जो माहौल है वो 1 से 1.5 महीने के लिए जिस टाइम अफेक्ट होता ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और सब लोग अपना प्रचार विचार करते हैं। तो मान के चलो कि 1 से 1.5 महीना, जब भी सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में जब भी इलेक्शन होता है तो 1 से 1.5 महीना बड़ा भीड़ भाड़ और थोड़ी रहता है माहौल, लेकिन उससे पढ़ाई पे ज्यादा कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और कोई बच्चा मान लीजिए उसका इंग्लिश थोड़ा बढ़िया नहीं है, वो यूपी के पूर्वांचल से जा रहा है, बिहार से जा रहा है, या फिर कोई ऐसे बच्चे जो राजस्थान से हों या छत्तीसगढ़ से हों, ट्राइबल एरिया से हों, तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के अंदर रहने में, एकोमोडेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं आती, क्योंकि बच्चे तो वहाँ हर जगह से हैं, आसाम से लेके कहीं पूर्वांचल हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कहीं से हर जगह से बच्चे मिल जाएंगे। बस ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ज्यादातर इंग्लिश का ही रहेगा टीचर का, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। तो वहाँ पे हिंदी बैच चलता है कि नहीं? नहीं, हिंदी का कोई बैच नहीं है, मतलब कुछ टीचर हैं जो हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी मेनली इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बस साथ में थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक। अब अगला बेसिक सवाल उठता है प्लेसमेंट को लेकर, कि ठीक है भैया पढ़ाई कर लिए, 3 साल मेहनत भी कर ली, सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए, अब प्लेसमेंट कहाँ लगेगा? इसकी उम्मीद रखे लोग दिल्ली जाने से पहले? प्लेसमेंट की तो लगभग ना के बराबर उम्मीद है।
अगर आप बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, तो साल में अगर एक बार होती भी है प्लेसमेंट, तो एक सेंटर से 7 से 8 बच्चे, एक सेंटर से। और वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम्म। तो मतलब वो भी कई बार वो भी नहीं होती। और कितने पैकेज तक का लगता है, मान के चलिए? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी यानी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 7 8 बच्चों की लग रही है, उसमें से एक का 10 लाख पहुंच गया तो क्या। बहुत बड़ी बात है। ठीक, प्लेसमेंट का आपको खुद देखना पड़ेगा। खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, मान के चलते हैं, क्योंकि बीएचयू में भी नहीं है। अपने से बच्चा जो होनहार बच्चा हो, जो जिसको लॉ परस्यू ही करना था फ्यूचर को लेकर अपने आगे, तो वो लिटिगेशन, उसके साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर अपने से मेहनत करके जा सकता है, या फिर दिल्ली जैसे शहरों में बहुत लॉ फॉर्म्स हैं। तो इन सब के नज़रिए से आपको क्या लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना आपको दे सकती है इन सब मामलों में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको लिटिगेशन करना है, तो उससे बढ़िया माहौल शायद ही मिले, क्योंकि वहाँ आपको लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब वहीं है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। इवन 30 हजारी कोर्ट जो बड़ा फेमस कोर्ट है, वो तो फैकल्टी से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है बस। 2 से 3 किलोमीटर का। तो मतलब आप जा सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो प्रैक्टिकली। और वहां पे जितने भी लोग मिलेंगे तुमको, किसी भी कोर्ट में चले जाओ, सब आपके सीनियर होंगे, और वो सब आपकी मदद भी करते हैं। रही बात लॉ फर्म की, तो लॉ फर्म क्या है, वो अपने खुद से निकालते हैं फॉर्म कि हाँ हमको अगर इंटर्न चाहिए नहीं चाहिए, उसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वहां भी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। बाकी मतलब अपॉर्चुनिटी तो है। अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मामला अब ये आता है कि ओवरऑल कैंपस कैसा है आपका? जैसे CLC, LC1, LC2 की बात करें, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, वहाँ के स्टाफ्स कैसे हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। LC1 और LC2 की जो क्लासेस चलती हैं, वो एक नई बिल्डिंग है, उमंग भवन, वहाँ पे चलती हैं। उमंग भवन में सुबह क्लासेस चलती हैं LC2 की, शाम को क्लासेस चलती हैं LC1 की। ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, नई बिल्डिंग है, लिफ्ट से लेके हर सुविधा है, क्लास भी स्मार्ट है, सारी में AC लगी हुई है। CLC की जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है, उसमें AC वगैरह भी नहीं है लगी हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर CLC का उतना बढ़िया तो नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर CLC का उतना बढ़िया नहीं है। बाकी दोनों का बढ़िया है, लेकिन एलुमनाई बेस और बाकी नाम में CLC थोड़ा सा तो आगे है। अगला सवाल जो बहुत बेहतर सवाल है कि क्या जुडिशरी की पर्पज से हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर जुडिशरी की कोचिंग करनी है तो चले जाओ, क्योंकि वहाँ कोचिंग की अपॉर्चुनिटी है। आपको राहुल IAS हो गया जो बड़ी फेमस है, एम्बिशन हो गया, ये सब कोचिंग वहीं पे आसपास ही है। लेकिन अगर कोचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस जाना कंपलसरी है, लगभग आपको 70 से 60% के बीच में अटेंडेंस रखनी ही पड़ेगी, वरना डिटेन हो जाते हैं। डिटेन हो जाते हैं, मतलब एक साल आप पीछे हो जाओगे, आप पेपर ही नहीं दे सकते। भाई BHU का क्या है कि उतना सीरियस नहीं है, और आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। नहीं, BHU को लेकर कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं अटेंडेंस को लेकर फंसा हुआ हूँ अभी। लेकिन तब भी टाइम मिल जाएगा, और पढ़ाई में भी ठीक है, मतलब आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, और आप यहाँ रह के पढ़ सकते हो। BHU अगर जुडिशरी करनी है तो BHU बढ़िया है, क्योंकि टाइम बहुत है। ठीक है, दिल्ली वाले भी मान रहे हैं कि जुडिशरी करनी है तो आपको BHU आना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल उठता है कि गर्ल्स सेफ्टी को लेकर, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली के जो केसेस आते हैं वो सबको पता है। तो इसको एक तरीके से सबसेट मानते हुए ये कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेफ है, और खासकर दिल्ली ये जो लॉ फैकल्टी है वो नॉर्थ कैंपस में है, और नॉर्थ कैंपस जहाँ से लॉ फैकल्टी है वहाँ से सिर्फ 200 से 300 मीटर पे तो पुलिस स्टेशन ही है। अच्छा। और बाकी रही बात, वैसे भी हर टाइम आपको रात को 2 से 3 बजे कभी भी आप घूम सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन है, गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पुलिस भी हमेशा मिलेगी, आपको गार्ड भी हमेशा मिलेंगे कॉलेज में, चाहे कभी भी जाओ। रात को भी बच्चे 3-4 बजे घूमते रहते हैं कैंपस में, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। अच्छा, नहीं, अगला लाइब्रेरी पे ही आना था। तो लाइब्रेरी क्या है, 24 आवर ओपनिंग है कि
एक टाइम लिमिट है। तो लाइब्रेरी का क्या है कि सारी लॉ फैकल्टी की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी ठीक है, है। जो सुबह 7 बजे से शायद शाम को 7:30 बजे तक खुली रहती है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भी बगल में है लॉ फैकल्टी के, तो आप वहाँ, वो 24/7 खुलती है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। उसके साथ ही एक आर्ट्स लाइब्रेरी है, उसका एक्सेस जो है वो सबको है लगभग, तो उसमें एसी लगी हुई है, तो वो स्टडी रूम टाइप का है, लाइब्रेरी तो क्या ही कहेंगे। तो उस स्टडी रूम वो भी 24/7 खुला रहता है, और आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो, और सारे के सारे लॉ वाले ही होते हैं पढ़ने वाले वहाँ पे, मतलब जो लाइब्रेरी होगी वहाँ आपको मोस्टली वही मिलेंगे जब एग्जाम होंगे तब। ठीक, धन्यवाद इस बात के लिए। अगला सवाल ये है कि कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और साथ साथ में उसका एम्बिशन है कि वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी का जो कोर्स है वो इतना मोहलत देता है कि आप दूसरे एग्जाम में अपना दिमाग लगा सके? वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटर में जाओगे कम से कम 5 घंटे तो मिनिमम क्लास ही चलेंगी। ठीक। और उसके बाद भी अगर आप टीचर पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। तो मतलब अगर आप लॉ फैकल्टी में आ रहे हो और एसएससी या यूपीएससी या ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्चे आते हैं और आने के बाद या तो वो लॉ छोड़ते हैं या तो वो तैयारी छोड़ते हैं। लॉ छोड़ देते हैं या या तैयारी छोड़ते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मामला ये है फीस को लेकर। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बच्चे खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। तो कितना पैसा लगेगा एक साल में, जो वहाँ की फीस है, बस फीस के बारे में? तो फीस शायद अभी जो नया जो सेशन आ रहा है उसकी फीस शायद 7,010 रुपये एक साल की फीस है। एक साल की फीस है। इसके बाद जब भी एग्जाम होंगे तो 2 बार एग्जाम होंगे एक साल में, तो मान के चलिए 1,300 रुपये 2 बार आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। यानी ये 7,010 रुपये के अलावा एग्जाम टाइम पे आपका 1,300 पैसे लगने वाले, रुपए लगने वाले। ठीक, यानी ये साल में 2 बार आपको 13 दूना 2,600 रुपये एक साल में अलग से देने पड़ेंगे। ठीक, अब ये हुआ कि ठीक है 2 किलोमीटर रूम मुझे मेरा मिल गया यूनिवर्सिटी से। अब रोज इंसान कैंपस, क्योंकि 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो रोज रूम से हॉस्टल कैंपस फैकल्टी तो आना पड़ेगा। तो कितने पैसे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होते हैं? अगर आप, वैसे तो बस चलती है दिल्ली में, बस की सुविधा बहुत बढ़िया है, जो गवर्नमेंट की बस चलती है, जो लड़कियों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, पूरी एसी बस आपको एकदम फ्री है। लड़कों के लिए अगर आप 2 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये किराया होगा उसका। 5 रुपये किराया। लेकिन अगर आप ऑटो से आओगे तो वहीं 15 से 20 रुपये लगेगा कॉलेज तक पहुंचने का। 20 रुपये का ऑटो से जब आपको आना होगा तो, यानी गर्ल्स और साथ में इसके साथ ही जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, वहां से लेके पूरे नॉर्थ कैंपस में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की मदद के थ्रू वो एक बस सेवा चलाई गई है। तो उसमें क्या है कि आप विश्वविद्यालय से कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में कहीं भी आना है तो आपको पूरी तरह से फ्री है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कोई भी। यानी दिल्ली में जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है वहां से यूनिवर्सिटी तक का कोई भी फेयर नहीं लगेगा। और लड़कियों के लिए जितनी भी सरकारी बसेस हैं उसमें 1 रुपये किराए नहीं लगने हैं। ठीक, तो ये मामला हो गया टोटल आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब मैं आपको बिंदुवार तरीके से बीएचयू का पूरा सिनेरियो बता देता हूँ, और बीएचयू से रिलेटेड और कोई कंसर्न होगा तो मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो सबसे पहले हॉस्टल की बात अगर आती है तो बीएचयू में ये सीन है कि पूरा डेडिकेटेड तरीके से एक भगवान दास हॉस्टल बनाया गया है, बीएलएलबी के लिए चाणक्य हॉस्टल बनाया गया है, और एलएलएम के लिए अंबेडकर हॉस्टल बनाया गया है। यानी हर कोर्स वाइज बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद मामला आता है फूड एक्सपेंसेस की। आप 50 रुपये देकर एक टाइम का डाइट आप कर सकते हो, और वो भी एकदम बढ़िया डाइट। ठीक, पॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन था, तो बीएचयू में जो होते थे चुनाव वो बंद हो चुके हैं, बंद हुए 20 साल हो गए, तो इलेक्शन का कोई बीएचयू में इशू नहीं है। आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई अदर फैक्टर नहीं है जो आपको इन्फेक्ट कर सके, आपको परेशान कर सके कि अब ये होने वाला है वो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एकेडमिक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुकलेट से पढ़ाए जाते थे, प्रोफेसर्स का अपना एक केस लॉ स्टडी मटेरियल होता था, उनके हिसाब से कॉन्सेप्ट समझाते थे,
बीएचयू थोड़ा अलग है। बीएचयू जो है यहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर, मैक्सिमम सब सीनियर प्रोफेसर्स ही हैं, तो वो अपने स्टडी के हिसाब से, और जो बेयर एक्ट आती है यानी जो लॉ के प्रोविजंस आते हैं उनकी किताब आती है बेयर एक्ट, उनके हिसाब से इनकी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि बीएचयू का एम ही है जुडिशरी को पास कराना, जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक कराना। और उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोटो है केस के हिसाब से, इसलिए पढ़ाते हैं कि आगे चल के आप बहुत अच्छा वकील बने। सारे एस्पेक्ट्स को आप समझें कि वकील, एक अच्छा वकील बनते कैसे हैं, तो उनको केस पढ़ने आना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो दोनों लोग का अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। उसके बाद मामला आता है कि एक्सपोजर का। तो भैया एक्सपोजर बीएचयू में नहीं है। यहाँ पे आपको सेशन कोर्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ना हाई कोर्ट मिलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, ना लॉ फॉर्म्स मिलेंगे, ऐसा आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि बीएचयू का एम है जुडिशरी को लेकर। अब मामला उठता है सवाल प्लेसमेंट का। तो जैसे दिल्ली में कोई आपने उम्मीद नहीं किया था, आपको बीएचयू से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बीएचयू जो है वो, मुझे लगता है कि एशिया में अपना एक नाम रखता है। इतना बड़ा उसका कैंपस है, इतना बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो बीएचयू इस मामले में हमेशा ऊपर रहेगा। उसकी बात आती है कि गर्ल्स सेफ्टी को लेकर, तो बनारस एक बहुत ही क्वाइट प्लेस है, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बीएचयू के अंदर तो और भी नहीं होते। ठीक है। वो जितना सोशल मीडिया पर आप जो भी देखे होंगे वो एक कुछ लोगों की राय है, रियलिटी कुछ और है बीएचयू के अंदर की। आपको एकदम एवरग्रीन प्लेस बीएचयू मिलेगा देखने के लिए। अटेंडेंस की जो बात है, तो भैया 70% होने चाहिए। 69.9% होगा ना, तो भी आप डिटेन हो जाओगे, डिबार्ड हो जाओगे। उसका भुक्तभोगी मैं हूँ। मैं बीमार था, 2 महीने कॉलेज नहीं जा पाया। 2 महीने के अटेंडेंस के वजह से मैं 54% पे आ गया था। तो टीचरों से रिक्वेस्ट करी, सब मामला बनाए, तब जाके कुछ मैनेज होता दिख रहा है। अगर आज एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए मैं 1 साल पीछे हो गया हूँ, आप लोग के साथ पढ़ाई करूँगा मैं। अब मामला उठता है कि क्या बीएचयू से अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? तो इस पे भी मेरा सेम राय है कि नहीं, आपको समय ही नहीं मिलेगा। बीएचयू सुबह 9 बजे से चालू होता है क्लास एलएलबी का, शाम के 4 बजे तक क्लास चलते हैं। आप वापस थक के अपने हॉस्टल जाओगे या रूम जाओगे, 5 बजेंगे, नाश्ता पानी करोगे, 6-7 बजेंगे। थोड़ा सा जो आज पढ़ाई किया है उसको पढ़ते पढ़ते 9-10 बज जाएंगे। और जल्दी नहीं सोओगे तो कल की सुबह 9 बजे की क्लास आप अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद ये है कि बीएचयू जो है, बीएचयू में 16-17 बसेस चलती हैं। ठीक है। आप हॉस्टल से निकले, हर 5 मिनट पे बस आएगी बीएचयू की, आपको बैठाएगी, आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी छोड़ेगी। जब आप क्लास करके निकलोगे फिर विदिन 5 मिनट आपको बस मिलेगी, आपको वापस हॉस्टल छोड़ेगी। बीएचयू के अंदर फ्री बस सर्विसेज है। और बनारस दिल्ली के कंपेरिजन में बहुत सस्ता शहर है। यहाँ पे रहना खाना, जिनको हॉस्टल नहीं मिला, रहना खाना कपड़े सारी चीज़ें एज कंपेयर टू दिल्ली बहुत सस्ते में हो जाती हैं। तो आपको एक लॉ का स्टूडेंट बनना है, आपको एकेडमिक पे अपना पकड़ मजबूत बनाना है, तो आप बीएचयू आइए। और आप लॉ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के नहीं सीखते, करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जी के सीखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि सीपीसी में पहले प्लेंट होता है, प्लेंटिव जो होता है वो प्लेंट दाखिल करता है, फिर डिफेंडेंट को बुलाया जाता है, वो रिटन स्टेटमेंट, ये सब पढ़े हैं हम लोग। लेकिन कोई व्यक्ति एक वकील के अंदर इंटर्नशिप कर रहा है, वो तो 1 मिनट में सीख जाएगा, सीपीसी को खोलना नहीं पड़ेगा। सीख वो भी रहा है और सीख हम भी रहे हैं, वो ग्राउंड पे सीख रहा है। तो कुछ लोग का सीखने का तरीका कुछ और होता है, कुछ लोग का और होता है। ठीक है। तो अगर आपको लॉ को एक्सप्लोर करना है, अच्छा वकील बनना है, तो आप दिल्ली जाइए। जुडिशरी क्रैक करके न्याय को देश में फैलाना है, आपको जज बनना है, तो आप बीएचयू आइए। ठीक है। और भी कोई कंसर्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, एक नया ग्रुप बनाया हूँ टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन करिएगा। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद साथ में आने के लिए, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महामना।